बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4% सोल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज, ठीक है, मोलर मास दे रखा है सुक्रोज का इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में इन वाटर, ठीक है। आपको 4% का दे रखा है, आपको 5% के लिए निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, 4% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या है कि 4 ग्राम है 96 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपको दे रखा है वेट ऑफ सल्यूट दैट इज 2 मीन सल्यूट 4 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया वाटर का 96 ग्राम, मोलर मास कितना दे रखा है आपको सल्यूट का यानी सुक्रोज का 342 ग्राम। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 271.15 केल्विन क्वेश्चन में। अब डेल्टा टी नॉट एफ भी आपको गिवन है प्योर वाटर का 273.15, ठीक है। यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे आप, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2 केल्विन। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ अपॉन में एम होता है, ठीक है। मतलब आपका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू एम, ठीक है। यहाँ से आप इसको इधर लेके गए तो आपका एम आ जाएगा, डेल्टा के एफ आ जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन में एम, ठीक है। एम निकालेंगे, एम क्या होता है आपका मोलालिटी यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मोलालिटी निकाल के तो आपका आंसर आएगा 0.122 मोलल, ठीक है। यहाँ पे के एफ की वैल्यू 2 केल्विन आप लोगों ने यहाँ पहले क्वेश्चन में निकाली थी, यहाँ पे हमने 2 केल्विन निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ से हमने मोलालिटी निकाली, मोलालिटी कितनी आएगी 0.122, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला लगा के यहाँ से के एफ की वैल्यू आ जाएगी 16.39, ठीक है। अब आपका 5% सोल्यूशन के लिए उसने पूछा है तो 95 ग्राम यानी कि आपका वाटर हो गया और 5 ग्राम आपका क्या हो गया आपका सोल्यूट हो गया। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना है 95 ग्राम। आपको मास दे रखा है 180 ग्राम ग्लूकोज का, ठीक है, मोलर मास दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, के एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, ठीक है। मोलालिटी सेम मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओगे 5 अपॉन में 100 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है तो 5 गिवन मास अपॉन में मोलर मास मतलब सॉरी 5 अपॉन में 100, ठीक है। 95 इंटू 180 ये आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी 0.58, ठीक है। बेसिकली हमें निकालना क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ, टी एफ की वैल्यू आपकी 0.48 आप लोगों ने निकाल रखी है। यहाँ पे जब आप टी एफ निकालना है आपको टी नॉट एफ आपको ऑलरेडी गिवन है 0.48 आपको आपने निकाल दिया है, तो आप यहाँ से टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 272.67, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिफरेंस बिटवीन द आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। तो आइडल सोल्यूशन जो होते हैं बेटा होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं 2 और मोर लिक्विड्स के जो कि रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, ठीक है। आइडल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0 होता है और वी मिक्स इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा वी मिक्स क्या होता है 0 होता है, ठीक है। नॉन आइडल में क्या होता है डेल्टा एच मिक्स इज नॉन इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो भी नॉन इक्वल टू 0 होता है। और नॉन आइडल सोल्यूशन की डेफिनेशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड जो है रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल आप आइडल सोल्यूशन का जो दे सकते हो, आइडल सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया आपका बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है। और अगर आप नॉन आइडल का एग्जांपल देते हो तो उसका एग्जांपल हो गया आपका एसीटोन या एंड इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद आपको हेनरीज लॉ लिखना है, इसकी जो एप्लीकेशन लिखनी है तो हेनरीज लॉ में आपका क्या कहता है, हेनरीज लॉ जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेस में वो प्रोपोर्शन होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। और इसकी जो एप्लीकेशन में है जो आपकी जो वाटर वो बॉटल्स होती हैं कोका कोला वगैरह हो गई, पेप्सी होगी, बेसिकली एरेटेड ड्रिंक्स हो गए वो, और एक्वेटिक स्पीशीज जो है वो कंफर्टेबल होते हैं हॉट वाटर में एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है नाइन्थ है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है आपको, W क्वेश्चन नंबर है ये 9, W2 दे रखा है वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। मास दे रखा है मोलर मास सल्यूट का, और इसमें आपको साथ में सॉल्वेंट का दे रखा है 250, ठीक है। साथ में आपको के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 के इंटू किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला अगेन के एफ इंटू एम, ठीक है। तो डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है आपका डेल्टा
किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ इंटू एम, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है डेल्टा टी नॉट माइनस टी एफ के एफ इंटू एम। ये कितना दे रखा है 273.15, टी एफ आपको निकालना है, के एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, साथ में आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। W2 की वैल्यू कितनी है आपकी, W2 है 60 इंटू में 1000 अपॉन में 180 इंटू में 250, ये सारी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। जब यहाँ से आप TF निकालेंगे, TF आएगा आपका 270.67 केल्विन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोला है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर method is preferred for determination of molar masses of macromolecules such as proteins and polymers। तो बेटा इसके दो रीजन हैं, एक तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैं लिख देती हूँ हल्का सा, एक तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं, जबकि जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं हम उनको हायर टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर कंडीशंस में ही मेजर कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो इसको भी हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल करके। और दूसरा जो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही स्मॉल एरर जो होता है लेती हैं और लार्ज डिफरेंस वाले एरर्स लेती हैं, यानी कि वैल्यूज ऑफ अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो बहुत स्मॉल होंगी या फिर बहुत लार्ज होंगी। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, हेनरीज लॉ की जो मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 का ही सी पार्ट है, elevation of boiling point of 1 molar KCl solution is nearby double than the 1 molar sugar solution। सेम है बेटा, जो शुगर सोल्यूशन है बेसिकली ग्लूकोज ही है, तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, यानी कि जो शुगर है वो डिसोसिएट नहीं होती, लेकिन KCl जो है वो डिसोसिएट होता है K+ और Cl- में। तो अगर हम इसकी N की वैल्यू निकालें या फिर मैं बोलूँ I की वैल्यू निकालें तो 1 एक इसका और ये इसका, तो ये हो जाएगा 2। तो इसलिए जो KCl की वैल्यू होती है वो डबल होती है और शुगर जो होती है वो डिसोसिएट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, एब्नॉर्मल मास, मोलैरिटी, वेंट ऑफ फैक्टर, मोलैरिटी। तो इसकी सारी डेफिनेशंस आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगी, उसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपका क्या कहता है, 10% हाँ जी, a 10% solution of sucrose in water has a freezing point of this, calculate the freezing point of 10% glucose in वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो बेटा इसमें ये चीज देखिए कि इसमें 10% और 10% बोला है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें 4% ऑफ सुक्रोज और 5% ऑफ ग्लूकोज था। सारा क्वेश्चन वैसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज बदल दी गई है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमने 4% और 5% किया था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 10% हो गया है, तो इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से करिएगा, सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 ग्राम ऑफ यूरिया। 30 ग्राम ऑफ यूरिया वाले में है बेटा आपका, इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, वेपर प्रेशर प्योर वाटर इज दिस। तो बेटा इसका क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है शायद ये, ओके। सबसे पहले हमें वेट जो दे रखा है वाटर का वो कितना दे रखा है 846 ग्राम, ठीक है। साथ में हमको दे रखा है W2 यूरिया का, दैट इज 30 ग्राम, यानी वेट ऑफ यूरिया। उसके बाद हमें मॉलिकुलर वेट M1 दे रखा है वाटर का 18 ग्राम पर मोल। यूनिट्स के लिए आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कहीं यूनिट्स गलत मेंशन ना हो जाए। 60 ग्राम पर मोल दे रखा है मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो आपको गिवन है दैट इज 3.8 ऑफ HD, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा P10 माइनस P1 अपॉन में P10 N2 अपॉन में N1 माइनस N2, ये रॉल्स लॉ वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है, तो ये रॉल्स लॉ वाला फॉर्मूला है जिसको आपने ओपन करके लिखा हुआ है, माइनस P10 अपॉन में P01, W2 2 का मतलब है सोल्यूट के लिए और 1 का मतलब है सॉल्वेंट के लिए, तो W2
यानी कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए 23.8 माइनस P1 23.8, ये गिवन है 30 अपॉन में 60, 846 अपॉन में 18 प्लस 30, सॉरी प्लस आएगा बेटा ये 30 अपॉन में 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ से आपके P1 की वैल्यू जो निकल के आई है दैट इज 0.0105। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव रीजन what happens when the external pressure of osmotic pressure is applied। ये बेटा ब्लड सेल में आइसोटोनिक है 0.n NaCl solution, what happens if placed in containing solution 0.4। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो कम कंसंट्रेशन से 0.4 से ब्लड सेल के अंदर जाएगी हायर कंसंट्रेशन पे, तो आपका जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो जो पानी है सेल से वो बाहर आएगा, तो सेल क्या हो जाएगा आपका श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्या कहता है, गैस A is more soluble in water than gas B at the same temperature, which of the two gases will have higher value of KH। तो बेटा इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 14 का A, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के, यानी कि जो गैस B है वो लेस सॉल्युबल होगी, लेस सॉल्युबल, क्योंकि उसकी KH की वैल्यू क्या है हाइयर है। ठीक है, और दूसरे की KH की वैल्यू क्या हो जाएगी लो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, तो इसलिए जो गैस B है वो लेस सॉल्युबल है क्योंकि उसकी KH की वैल्यू क्या है आपकी हाइयर। ठीक है, उसके और गैस A क्या है मोर सॉल्युबल है और उसकी जो आपकी KH की वैल्यू है वो क्या है लेस है। उसके बाद क्वेश्चन है इफ ना नॉन आइडल सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस ऑफ डेविएशन शोज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं बेटा वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाई सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट have higher boiling point than the pure solvent, why is elevation of boiling point। प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाइयर होगा क्योंकि उसकी ऑब्वियस है बॉइलिंग जब वेपर्स बनेंगी तो यहाँ पे बहुत सारी वेपर्स आपकी बाहर एस्केप हो जाएंगे। जैसे ही आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला है तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट में क्या होता है सरफेस के ऊपर आ जाता है, जो भाप बन के तो वो उड़ता नहीं, वेपराइज तो होता नहीं है, तो इसके सरफेस के ऊपर कुछ कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं। जब नीचे से वेपर्स जा रही होती है तो बेसिकली इनके बीच में ये अड़चन होती है, तो इसलिए वेपर्स जो होती हैं ऊपर कम पहुंच पाती हैं। जब ऊपर वेपर्स कम पहुंच पाएंगी इसलिए वो सोल्यूशन जिसका नॉन वोलेटाइल सल्यूट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। दूसरा इसने बोला है वाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है बिकॉज ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे। मैंने आपको पहले भी पीछे वीडियो में क्वेश्चन करवाया तब बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेशन का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर कितने प्रेजेंट हैं। सपोज अगर 1 मोलर है और 2 मोलर हैं तो 2 मोलर वाले का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका डिफाइन एजियोट्रॉप। what type of azeotrope is formed by positive deviation from Rolle's law, give an example। तो बेटा ये है कि the solution जो कि Rolle's law अभी नहीं करते entire range of concentration में उनको बोलते हैं non ideal solutions और जो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ideal solutions। ठीक है, तो azeotropes क्या होते हैं, azeotropes वो जो binary mixtures होते हैं solution के जिसमें same composition होगा liquid का vapor phase में भी और साथ के साथ liquid phase में भी, यानी कि liquid phase और जो वेपर फेस है आपका इसमें आपका सेम कंपोजिशन होगा, सेम कंपोजिशन होगा किसका बाइनरी मिक्सचर्स का। बाइनरी मिक्सचर्स यानी कि एजियोट्रॉप वो बाइनरी मिक्सचर्स जिसमें सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड फेस में और वेपर फेस में, दीज आर नोन एज, और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट उनको बोलेंगे आइसोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप्स कैसे होते हैं जिसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो होता है जैसे कि इथेनॉल और वाटर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द वेंटॉफ फैक्टर। बेटा ये ऐसे वाले क्वेश्चंस
आपको पीछे करवाए गए हैं, सिर्फ वैल्यू में चेंज है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में चेंज करके आपको यार क्वेश्चन निकालना है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है आपका कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में 9.1 ग्राम ऑफ MgCl2, ये भी आपको पीछे करवाया गया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में फर्क है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं।